दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो इस समय प्रदेश में जो है चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है, साथ ही साथ उससे काफ़ी कुछ हमारे किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और हो सकता है कि आगे भी ये नुकसान उनको उठाना पड़े यदि उन्होंने सजगता नहीं बरती या उसके प्रति वो अवेयरनेस नहीं हुए। और वो आज का जो विषय हमने चुना है वो है टिड्डी दल का आक्रमण। आप सभी जानते हैं दर्शकों कि ये लगभग काफ़ी दिनों से जो है टिड्डियों का आक्रमण हमारे देश में धीरे धीरे हमारे प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है और इससे हमारे कई किसान भाई तो परेशान है ही हैं। इसके साथ ही साथ खेतों की वो तमाम फसलें भी जो है इससे नुकसान उठा रही है, जिनके लिए हमारे किसान भाई दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करते हैं और कोशिश में यही रहती है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। अब बात ये आती है कि टिड्डी दल का आक्रमण हो गया है तो इसे कैसे हम नियंत्रित करें और टिड्डियों को हम पहले तो समझ लें कि ये है क्या, किस तरह से इनका जीवन है और किस तरह से ये नुकसान पहुंचाती है। आज बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है स्वप्निल कुमार पांडे जी को, जो कि कीट वैज्ञानिक है और काफ़ी लंबा इनका अनुभव है कीट शास्त्र में। और पांडे जी से हम जानेंगे कि इस समय जो है टिड्डियों का जो प्रकोप हो रहा है पांडे जी, तो उसके बारे में हम एक ऐसी बातचीत सामने लेके आए ताकि हमारे जो दर्शक है वो जाने समझें कि टिड्डियां हैं क्या और इनको किस तरह से रोक सकते हैं। और दर्शकों एक बात हम और बता दें कि टिड्डियों को रोकना और टिड्डियों पर नियंत्रण करना, ये दो कारण ऐसे बनते हैं कि या तो हम इनको नष्ट कर सकते हैं या फिर इनको भगा सकते हैं। पांडे जी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में कीट विशेषज्ञ हैं और उनका जो अनुभव है इन टिड्डियों के ऊपर किस तरह से सामने आ रहा है। पांडे जी आप बताएं कि टिड्डियां होती क्या हैं और इनका स्वभाव क्या है। बहुत अच्छी बात बताई। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्वप्निल कुमार पांडे है। मैं कृषि कीट विज्ञान विशेषज्ञ हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये टिड्डियाँ होती क्या है। इससे पहले टिड्डियों पे फोकस करने से पहले मैं एक लाइन आपके समझ करना चाहूँगा जी। कि जो आज का अभी जो सिचुएशन है, जो दौर है, जो समय चल रहा है, वो एक बहुत ही एक वैश्विक महामारी है। कोरोना वायरस की महामारी से सब परेशान हैं। और बिल्कुल। ऐसे समय में ये टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ है, ये काफ़ी मतलब चिंता की बात है। और ये सभी किसान भाई जो हमारे भारत में कृषि की अगर बात की जाए, किसान भाइयों की बात की जाए, तो ये सब परेशान है कि ये टिड्डियाँ हैं क्या। तो टिड्डियों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक जो है बहुभक्षी कीट है। ये कीट है और ये जो है सभी प्रकार की फसलों, फलों, वृक्षों को नष्ट करती है, खाती है। ये अगर आप देखेंगे तो आम, जामुन, नीम और शीशम, ये 3 से 4 जो प्रकार के जो वृक्ष हैं, हाँ हाँ। इन पौधों को, इन वृक्षों को ये नुकसान नहीं पहुंचाती, इनको ये नहीं खाती। इसके अलावा जो है फसलों की हर उस भाग को, पत्तियों को, उनके तनों को, छाल को वो खा के नष्ट पहुंचाती है, उनके फूलों को, उनके फलों को खा के नुकसान पहुंचाती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये नुकसान पहुंचाती है। तो पांडे जी आपने ये तो बताया कि टिड्डियां जो है किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, ये होती कैसी हैं। थोड़ा सा किसान भाइयों इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि टिड्डियां रोज़ रोज़ नहीं आती है, इनका एक समय होता है विशेष तौर से। वो समय जो है पांडे जी आप बताएं कि टिड्डियां कब कब आक्रमण करती हैं, कब कब इनका जो है हमारी फसलों के ऊपर प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ, हमारे यूरोपियन जो देश हैं, अफ्रीका जो देश है, वहाँ से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए हमारे भारत में आया। और सर्वप्रथम ये 1812 ईस्वी में हमारे भारत में इसका प्रवेश हुआ और आक्रमण हुआ। अच्छा। 1812 से लेके अभी तक कई बार इनका जो है आक्रमण हो चुका है हमारी फसलों पे। अभी कुछ ऐसा भी है कि ये पिछले 2019 की, अगर हम साल 2019 की बात करें, जी। तो साल 2019 में जो है कम कुछ सीमित क्षेत्रों में जो है इनका प्रकोप हुआ, इनका आक्रमण हुआ। और इससे पहले सर ये करीब करीब 16 से 17 बार 1812 से लेके करीब करीब 16 से 17 बार तक ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी यूँ कहें कि हम ऐसा इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकोप हुआ कि जैसे अकाल पड़ने तक की स्थिति आ गई। और अभी ये सन 2000 जो 20 चल रहा है, 2020 चल रहा है, इसमें
इनका जब आक्रमण हुआ है हमारी फसलों पे, जब जब ये ऐसा कहा जाता है, टिड्डियों के आक्रमण के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये जब आक्रमण करती हैं हमारी फसलों पे तो ये चमन को वीरान बना देती है पूरे की पूरी। बिल्कुल। ये मतलब पूरा समूल नष्ट कर देती हैं। वो पूरा का पूरा इनके पत्तियाँ, पौधों की पत्तियों को, छाल को और उनके फूलों फलों को सब खा के पूरा का पूरा नष्ट कर देती है। और ये पूरा का पूरा झुंड में रहती है। टिड्डियाँ ये पूरा का पूरा झुंड में रहती है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे भारतवर्ष में 3 प्रकार की जो इनकी जातियां पाई जाती हैं। एक होता है हमारे पास जो है माइग्रेटरी, जिसको हम प्रवासी टिड्डी कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा होता है हमारे पास बॉम्बे लोकस्ट, जिसको हम बॉम्बे टिड्डी के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है डिजर्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डी होता है। जो रेगिस्तानी टिड्डियाँ होती हैं वो केवल उनकी साल भर में केवल एक ही पीढ़ी आती है। अच्छा। और ये जो हमारे पास माइग्रेटरी है, इनकी जो जीवन चक्र होती है ये 40 से लेकर 90 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। एक जीवन चक्र कंप्लीट हो जाती है। अच्छा। और इस प्रकार से ये इनके साल में कई पीढ़ियाँ आती हैं। ये जो टिड्डी है, सबसे बड़ी चीज़, ये टिड्डी जो है ये जब इसकी इनकी जीवन साइकिल में इनके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती है। पहला अंडा और शिशु, उसके बाद इनका वयस्क होता है। और इसमें जो अवस्थाएं होती हैं जिसको हम शिशु अवस्था और वयस्क अवस्था कहते हैं, ये दोनों अवस्थाएं जो हैं हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाती हैं। और ये जो इसकी मादा होती है, मादा के संदर्भ में अगर कहा जाए कि मादा जब अंडे देती है तो ये हमेशा जो है गड्ढों में, मतलब अपने खुद बालू, अगर बालू है, रेगिस्तान जैसे जगह है या भुरभुरी जो जगह हैं, मिट्टियाँ हैं, वहाँ पे खुदाई करके गड्ढे में ये अंडे देना प्रारंभ करती है। अच्छा। हाँ, इसके अंडे देने की एक खास बात ऐसी होती है कि हमेशा ये गुच्छे में अंडे देती है। इसकी जो मादा होती है वो गुच्छे में, जिसको हम क्लस्टर्स कहते हैं, उसमें अंडे देती है। और एक गुच्छे में करीब करीब 50 से 150 अंडे तक ये रखती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके अंडे होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे तो देती है। अच्छा, पांडे जी, जैसे कि टिड्डियों का भी प्रकोप हुआ है हमारे भारत देश में, धीरे धीरे मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में जो है टिड्डियों का प्रकोप देखने को मिला है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यदि हमारे प्रदेश में इनका प्रकोप है जी सर। तो क्या जो आपने जो पहली अवस्था बताई या दूसरी अवस्था बताई, जी, जी, जी। उसी अवस्था में है या फिर इनसे अंडों से भी इन्होंने जो है अपना जीवन शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अंडे से निकलने के बाद देखिए, अंडे से निकलने के पश्चात ये इनके लिए जब जो अवस्था, जो वातावरण, सबसे मेन मुख्य जो हमारा उद्देश्य होता है कि वातावरण अगर इनके अनुकूल मिला जी। तो उस समय इनका प्रकोप ज़्यादा होगा। और इस समय जो है इनका प्रकोप ज़्यादा होने की स्थिति है कि मतलब इर्रेगुलर तरीके से मौसम का चेंज होना, बारिश हो जाना, वातावरण में नमी हो जाना। और नमी जब ज़्यादा मिल रहा है तो ऐसे मात्रा में इनका प्रकोप है और ये हमारी समूल फसल को जो है नष्ट कर दे रही है। बिल्कुल। ये इनका प्रकोप से तो कभी कभी अगर हम खेतों में देखें तो इनका जिस भी खेत में इनका आक्रमण हुआ है तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसा लगता है कि एक चादर सी बिछ गई है। इस प्रकार से उनका पूरा का पूरा एक लेयर दिखाई देता है, एक परत सी दिखाई देती है। और पूरी की पूरी जब इनको आप देखेंगे वहाँ पे जाके तो एक दिशा में ये झुंड बना के उड़ती हैं। बिल्कुल। ये एक ही दिशा में उड़ती है। तो इस तरह से किसान भाइयों, टिड्डियों का प्रकोप जब होता है तो ये समूल जो है फसलों को नष्ट करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर जब ये जिस खेत में प्रवेश कर जाती है वहाँ पर रुकने की कोई गुंजाइश नहीं होती, बशर्ते कि हम जागरूक ना हो। हम पांडे जी से ये जानेंगे कि यदि टिड्डियों का प्रकोप होने की संभावना है या जैसे किसी ज़िले में प्रकोप हो चुका है और बाद में दूसरे लोग जो है संभलना चाहे तो किस तरह से सजगता बरती जा सकती है, यानी कि इन पर नियंत्रण करने का क्या तरीका है? यदि इनका आक्रमण हो चुका है तब नियंत्रण हो सकता है या फिर पहले से कुछ व्यवस्था करनी है? पहले से इनके लिए है कि देखिए, हमारे कृषि जगत के लिए जब भी हम किसान भाई अगर खेती करते हैं तो हमारी खेती करने का सबसे पहला जो एक बिंदु होती है उस पर होती है कि हम अपनी जो मिट्टी है, हमारी जो खेती करने के लिए मिट्टी है, उसका हम गर्मियों में गहरी जुताई करें। और एक बार गर्मियों में गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 बार उसकी मिट्टी को हम हैरो से, कल्टीवेटर से, मतलब उनको पलटते रहें। इससे ये इसलिए किया जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं, उनकी जब फीमेल्स, जो मादाएं जो होती हैं अंडे देती हैं, तो उनके अंडे जो है जुताई करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। वो एक तो तापमान अगर तेज़ मिलता है तो उससे उनके अंडा जो होता है या फिर उनका लार्वा जो होता है वो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाएगा तो उनकी जनरेशन, उनकी जो प्रजनन जो होगी वो बढ़ेगी नहीं। और मुख्य बिंदु यही है कि अगर इनकी प्रजनन आगे नहीं बढ़ती है तो हम इन पे पहले नियंत्रण पा सकते हैं। ये तो रही हमें खेत में बुआई करने से पहले। अगर जब है कि हम अपने खेतों में
हमने अगर फसल की बुआई कर दी, उस समय अगर हमें लगता है कि इनका आक्रमण हो गया है, हमारे खेत में है या फिर पास के किसी दूसरे किसान के खेत में है, तो ऐसे संदर्भ में हमें तुरंत जागरूक होके हमें आसपास में जो हमारे पास नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे जाके जो वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे उसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा आप उसके लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाओं का भी आप उस पे छिड़काव करके और जो है उसका नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए देखिए, किसी भी अगर कीट का अगर हमारे खेतों में प्रकोप होता है, तो सबसे पहले हम किसान भाई से एक गलती होती है। जी। वो गलती क्या होती है कि जब हम कीटों का आक्रमण हमारे खेतों में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तब हम उस पे नियंत्रण करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने खेतों की निगरानी करते रहना चाहिए। अगर हमारे पास कोई खेत है, खेत में किसी भी कोने में किसी भी कीट का अगर आक्रमण हुआ है, तो हमें तुरंत ही जागरूक होके उसके नियंत्रण करने के लिए कोई रासायनिक दवा का इस्तेमाल करें, छिड़काव करें, बरकाव करें। इस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उसका कीटों का जो आक्रमण है वो ज़्यादा न बढ़े, ज़्यादा मात्रा में वो न फैले और हमारी फसल को ज़्यादा मात्रा में वो नुकसान न पहुँचाए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि आक्रमण होने से पहले की हमें तैयारी रखना चाहिए, और दूसरा, यदि टिड्डी दल का आक्रमण हो चुका है तो फिर हमको जो सावधानियां बरतनी है वो ज़रूर बरतनी चाहिए। और इसमें जो पांडे जी ने महत्वपूर्ण बात बताई कि हमें गर्मी के समय में जो है खेतों की गहरी जुताई ज़रूर करना चाहिए। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपके खेत की मिट्टी है जो कम से कम 3 साल में एक बार गहरी जुताई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो है जो अवांछित कीट के जो अंडे होते हैं या फिर जो कई तरह की बीमारियां होती है, उनसे भी जो है हमारी जो खेत की मिट्टी होती है वो जो है बच जाती है, और इसके साथ ही साथ जो है उसमें भरपूर अच्छी फसल भी उगने लगती है। पांडे जी, जी सर। जैसे कि हम टिड्डी दल के आक्रमण की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी, इसके बाद में धीरे धीरे कई जिलों को ये टिड्डियाँ कवर जी करती जी जा जी रही है। अब बात ये आती है, हमारे किसान भाई जो ये देख रहे हैं कि हो सकता है हमारे ज़िले में भी कभी प्रवेश कर जाए, जी तो वो किस तरह की सावधानी लेकर बैठें, जी ताकि जो है टिड्डियों का आक्रमण होने से पहले ही वो जो है उनको नियंत्रित कर लें। जी, जी। देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए कि वो उनको सावधानी लेने के लिए अगर उनको लगता है कि जैसे अभी मध्य प्रदेश अगर हम बात करें राज्य की, तो इसमें हरदा, जबलपुर, जी। रायसेन, इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो इनसे प्रभावित हो चुके हैं। अभी वर्तमान में जो मूँग का जो उत्पादन हुआ है, उसमें बहुतायत मात्रा में जो है इस टिड्डी का जो है आक्रमण हो चुका है, और बहुत से ऐसे किसान भाई जो है परेशान हैं। तो उनको अगर किसी दूर के क्षेत्रों में अगर वो उनको लगता है कि यहाँ पे टिड्डी का आक्रमण हो चुका है और हमें अपने खेत को बचाना है, तो ऐसे संदर्भ में उनको अवेयर होना चाहिए और रासायनिक दवा का पहले छिड़काव उनको करें। या रासायनिक दवा में जैसे क्लोरपाइरीफास हो गई, डेल्टामेथ्रिन हो गया, या फिर उनको क्विनालफास हो गई, मालाथियान हो गया, या फिर कार्बारिल, उनको उनको धूल के रूप में, डस्टिंग के रूप में वो कर सकते हैं, अपना बर्ताव कर सकते हैं। जी। जो और दूसरी चीज़ कि अगर हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो हम किसान भाई एक काम करते हैं कि रासायनिक दवाओं का प्रयोग जब भी हम अपनी फसल पे करते हैं, तो सबसे पहले खेत में करते हैं। जबकि हमें एक विशेष प्रकार की बात का ध्यान देना चाहिए कि हम रासायनिक दवा का प्रयोग करें, उससे पहले अपने खेत के चारों तरफ जो मेड़ हैं, वो हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर साफ़ सुथरे नहीं हैं, तो वहाँ पे हम उस पे रासायनिक दवाओं का पहले चारों तरफ से छिड़काव करें, उसके बाद हम अपने खेतों में प्रवेश करें। इससे ये होता है प्रवेश करने से कि अगर हम अपनी फसलों पे छिड़काव करते हैं, तो वो जो कीट होते हैं वो बाहर भागने का प्रयास करते हैं। जब बाहर वो भागेंगे, तो जो उनके चारों तरफ मेड़ बना हुआ है खेत के, वहाँ पे भी जो है उन रासायनिक दवा के संपर्क में वो आएंगे, तो कुछ समय के पश्चात वो मूर्छित होंगे या फिर मर जाएंगे, जिससे हम कीट से नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है पांडे जी ने कि किसान भाइयों, जब आप कीटों पर नियंत्रण करने के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं, तो अपने खेत में बीज खेत से बाहर की तरफ लाने के बजाय सबसे पहले मेड़ पर, जो चारों ओर मेड़ होती है,
वहाँ से दवाई छिड़कने की शुरुआत करनी चाहिए और फिर जो है धीरे धीरे खेत के अंदर तक ले जाना चाहिए। जी तो ये तो रासायनिक नियंत्रण जी की जी बात हुई। जी इसके अलावा कुछ ऐसी जो है क्रियाएं भी हैं जो हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जी जी देखिए, टिड्डी को भगाने के लिए जैसे अभी तो हम रासायनिक दवाओं की अगर बात कर रहे हैं कि रासायनिक दवाओं को छिड़काव करके हम टिड्डी को भगा सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में हो भी गया है तो हम इनको आवाज़ करके, डीजे बजा के, साउंड बजा के, ढोल बजा के, इस तरीके से इनको आवाज़ करके हम जो है दूर भगा सकते हैं। और इस पे विशेषतया अगर हम जिस भी क्षेत्र में इनका प्रकोप हुआ है तो वहाँ पे हम शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है उस समय अगर हम इनको विशेषतः से ये शांत थोड़ी सी हो जाती हैं और उस समय हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भगा सकते हैं। ठीक है, दिन के समय में हम अपना ढोल बजा के, नगाड़े बजा के, साउंड जो भी है डीजे बजा के इसको भगा सकते हैं। या फिर एकदम प्रातःकालीन जो समय हमारा कहा जाता है, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, उस समय हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाओं जैसे क्लोरपाइरिफास हो गया, उसका घोल बना के जो है हम अपने आसपास के अगर कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, तो उस पे हम छिड़काव कर सकते हैं और अपनी फसलों पे छिड़काव कर दें ताकि जो है वो दूर भग सकती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बताएं, इसके अलावा जो है कि जिस भी क्षेत्र से ये प्रवेश कर रही हैं, अगर ये रासायनिक दवाओं को अगर घोल के अलावा दूसरा अगर हम किसी प्रकार की अगर वो करना चाहें तो जहरीला जो हम चारा जिसको कहते हैं, पॉइजनस बेड कहते हैं, हाँ हाँ। उसमें जो है हमारे पास धान की या फिर गेहूं की जो भूसी हो, कम 95 जो परसेंट, मतलब कम से कम अगर हम 10 किलोग्राम में 9 से 9.5 किलोग्राम जो है हम धान की भूसी लेंगे, उसमें जो है हम BHC जो है रासायनिक दवा होती है उसका 5 भाग लेते हैं और उसमें कुछ गुड़ जो होता है, गुड़ या सीरा होता है, उसमें मिक्स करके और फिर उसके बाद उसका घोल बना के हम उनको छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ नियंत्रण के उपाय हैं और जैसा कि पांडे जी ने बताया कि ये इन उपायों को यदि हम अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि टिड्डियों के ऊपर आसानी से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा पांडे जी, ये तो व्यक्तिगत उपायों की बात हुई, कुछ संस्थाएं भी हैं क्या जो, क्योंकि ये एक तरह से घोषित युद्ध है, सबको पता है कि टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है और ये धीरे धीरे जो है प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ संगठन भी काम कर रहे हैं क्या इसको लेकर? इसके लिए देखिए, इसके लिए स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो है काम किए जा रहे हैं। और सबसे पहले सन 1939 ईस्वी 1939 ईस्वी में एक सेंट्रल एंटी जो है लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। अच्छा। उस संगठन के अनुरूप जो है केंद्रीय स्तर पे जो है इसके अंतर्गत काम किया जा रहा है और प्रदेश स्तरीय पे जो स्टेट लेवल पे भी जो है इस पे काम किया जा रहा है। और इस पे विभिन्न प्रकार की जो संगठन समितियां होती हैं, वो जैसे सरकार कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के विशेषज्ञ हैं। अगर कोई किसी किसान के खेत पे अगर आक्रमण हुआ है तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में वो जाके और उस कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करके एंड देन उसका नियंत्रण के उपाय जो है कर सकता है। तो ये काफ़ी कुछ नियंत्रण के उपाय हैं। और चलते चलते पांडे जी, इस समय जो है कोरोना वायरस का जो है प्रकोप सभी दूर है, तो हमारे जो दर्शक हैं, किसान भाई हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे ताकि जो है इस कोरोना काल में भी जो है टिड्डियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वो कुछ जो है काम अपने कर सकें? जी, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि ये कोरोना के काल में, कोरोना के समय में, तो देखिए कोरोना वायरस में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो दूरियां बना के काम करना है। अगर हमारे खेतों में जो है अगर टिड्डियों का प्रकोप हो गया है तो हम गांव से जो है अपने लोगों को इकट्ठा करके और वहाँ पे जाएं, भगाने का प्रयास करें। अगर आवाज़ करके, ध्वनि के साथ या ढोल नगाड़े बजा के जैसे भी भगाने का अगर हम प्रयास करते हैं या रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं, फिर भी उसके दौरान भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और रासायनिक दवा का छिड़काव करने के लिए हम मास्क ज़रूर पहने, अपने शरीर, अपने नाक कान को और मतलब ढकें, अपने चेहरे को ढकें, देन अपने हाथों पे ग्लव्स लगाएं, फिर उसके बाद हम दवाओं का छिड़काव करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, बिंदु है। और इस पे अमल करते हुए हम इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे तो हम कोरोना वायरस से भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने खेतों में जो है हम टिड्डियों से भी नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्वप्निल कुमार पांडे जी, आप यहाँ पर आए रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से और आपने अपना जो लंबा अनुभव है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, आज की बातचीत से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि इस समय टिड्डियों का आक्रमण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कोरोना का
जो प्रकोप है वो भी सभी दूर है। तो जाहिर सी बात है कि हम सावधानी बरतेंगे तो इन सभी समस्याओं पर निजात पाएंगे, इन सभी समस्याओं से छुटकारा हमें मिलेगा। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी जानकारियाँ लेकर आएँ जिनसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। दर्शकों, आप देखते रहिए कृषि मौसम सलाह और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। आगामी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में हल्के बादल से मध्यम घने बादल छाए रहेंगे। हवा की दिशा ज़्यादातर पश्चिम से एवं कभी कभी दक्षिण दिशा से रहेगी। दिन एवं रात्रि के तापमान में मामूली गिरावट का अनुमान है। हवा की गति सामान्य से अधिक 15.4 से 18.2 किलोमीटर प्रति घंटे से रहेगी। इस दौरान हल्की बारिश होने का अनुमान है। वर्तमान में टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम प्रकाश प्रपंच लगाकर टिड्डियों को एकत्र कर नष्ट करें। रात्रि में अगर अपने खेत में टिड्डियों को बैठा देखें तो रात्रि में ही खेत की कल्टीवेटर एवं रोटावेटर पाटा लगाकर जुताई कर दें, ताकि इनके अंडे एवं टिड्डियां पाटा से दबाकर समाप्त हो जावें। टिड्डी का तीव्र आक्रमण होने पर इनके नियंत्रण हेतु वेंडियोकॉर्प 80% 125 ग्राम या डेल्टामेथ्रिन 1.25%, ULV 1400 मिलीलीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8%, ULV 625 मिलीलीटर या डाइफ्लूवेंजुरियन 25%, AWP 120 या लैम्डासाइहेलोथ्रीन 5 EC 400 मिलीलीटर या प्रति हेक्टर कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है। गन्ने की फसल में भारी मिट्टी में रोप 12 से 15 दिन बाद तथा हल्की मिट्टी में रोप 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई अवश्य करें। अक्टूबर-नवंबर में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए पत्तियों से लपेटकर बांध दें तथा फरवरी-मार्च में रोपित गन्ने की निदाई गुड़ाई के बाद घास फूस से मल्चिंग करें, जिससे तेज हवा एवं गर्मी से हानि न हो। आगामी मौसम को देखते हुए फलदार वृक्षों की शाखाओं को सहारा दें, जिससे तेज हवा से हानि न हो। मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम कृषि विभाग के निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। प्रत्येक तीसरे वर्ष खेत की नरवाई में आग न लगावें। धान की खेती के लिए रोपा विधि से करने हेतु नर्सरी लगाने की तैयारी। जायद फसल जैसे मूंग, उड़द, भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों, लौकी, गिलकी, खीरा, ककड़ी, कद्दू, तरबूज एवं खरबूज की तोड़ाई करते रहें एवं सिंचाई की व्यवस्था करें, जैसा कि हल्की बारिश के साथ बादल युक्त मौसम रहने का अनुमान है। अतः रस चूसक कीट के प्रकोप की संभावना है। नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्सिस या एसिटामिप्रिड दवा 0.35 से 0.45 ग्राम लीटर के मान से छिड़काव करें। पिछले दिनों एवं आगामी दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण ग्रीष्मकालीन फसलों एवं सब्जियों में कद्दू का लाल कीड़ा के प्रकोप का अनुमान है। नियंत्रण के लिए क्लोरीफाइस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर के छिड़काव करें। नवीन रोपित बागबानी के फलदार पौधों को टूटने तथा गिरने से बचाने के लिए पौधों के लकड़ी का सहारा दें तथा पौधों में थाला बनावें और नमी के संरक्षण के लिए घास फूस से मल्चिंग करें। ग्रीन हाउस, नेट हाउस में सिंचाई करते हुए टमाटर, मिर्च, बैगन तथा पत्ता गोभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पपीता, केला, लू से बचाने के लिए सिंचाई आवश्यक रूप से ड्रिप विधि का प्रयोग करते हुए करें।